हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए काउंटर्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने फ्लिप फ्लॉप्स करे थे, फ्लिप फ्लॉप्स कन्वर्जन्स देखी थी, हमने सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करा हुआ था और उसका एक पार्ट था फ्लिप फ्लॉप्स। अब आज हम उसका सेकंड पार्ट विच इज काउंटर्स, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। और काउंटर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले लेक्चर्स अपने ध्यान से देखने हैं। और काउंटर्स होने के बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी के जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है, वो आपके इजी होंगे और आपको स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वो कन्वर्टर्स हैं, वो बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, सिग्नल कन्वर्जन है वो। और उसके बाद एंड वाला तो बहुत इजी है, तो वो बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। जो मेन वाले टॉपिक्स हैं वो काउंटर्स तक ही हैं और वो आज और एक दो और वीडियोस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से काउंटर्स को कंटिन्यू करें मेरे साथ। सबसे पहले काउंटर्स होते क्या है, ठीक है। काउंटर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप देखिए, इट इज अ सीक्वेंशियल मशीन दैट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक काउंट सीक्वेंस व्हेन फ्लिप फ्लॉप्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू काउंट पल्सेस, ठीक है। मतलब क्या है, देखो फ्लिप फ्लॉप्स को आपने करा हुआ है ग्रुप, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। और वो करते क्या है, जब भी आपकी क्लॉक पल्स होती है ना, क्लॉक पल्स आप एक्टिवेट करते हो, क्लॉक का आप कुछ ट्रिगरिंग देते हो, तो फ्लिप फ्लॉप्स में ट्रिगरिंग होती है, आपको पता है, और आउटपुट चेंज होता है। तो ये काउंटिंग करते हैं, मतलब काउंटर्स जिसे उनका नाम बता रहे हैं वो काउंट करने के लिए क्या काउंट करेंगे कि कितनी बार कितने मतलब पल्सेस आपके उसमें जनरेट हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इट स्टोर्स डिस्प्लेस it stores and displays the number of times an event or a process has occurred। बिल्कुल। अब देखो वो करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नॉर्मल लाइफ से अगर हम एग्जाम्पल लें, आपकी जैसे आपने एक चीज नोट की कि जो वॉशिंग मशीन होती हैं घर की ना, कभी आप जब भी उसका रिपेयर करवाते हैं ना, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको अंदर से ना उसके अंदर एक काउंटर फिक्स्ड होता है, वो आपको बता देंगे कि आपकी मशीन ने इतने मतलब इतनी बार वो रोटेट हुई है, या मतलब इतनी बार इसके अपने साइकिल चलाए हैं, तो वो आप बता सकते हैं क्योंकि उसके अंदर काउंटर फिक्स है, ठीक है। तो काउंटर करता गया, वो स्टोर करता है और वो डिस्प्ले करता है। तो अब मशीन में क्या है, पहले वो स्टोर हो रहा है, एक एक +1 हो ही जा रहा है जितनी बार आप चला रहे हो, और जब आप डिस्प्ले पे कराओगे तो वो ओवरऑल आपको रिजल्ट दिखा देगा। तो यही हमारा एक काउंटर का काम होता है कि एक इवेंट या फिर एक प्रोसेस को कितनी बार हो चुका है, ठीक है। तो वो हमें उसका जो काउंट होता है वो काउंटर बताता है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप्स आर कास्केडेड। कास्केडेड मतलब क्या होता है, एक सीरीज में उनको लगाया जाता है, ठीक है। सो एज ट्रिगरिंग इज देयर। बिल्कुल, यहाँ पे क्या होती है, एज ट्रिगरिंग होती है, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया हुआ काउंटर्स का। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ काउंटर्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास ना कुछ टाइप्स है। बेसिकली देखो काउंटर्स के हैं 2 स्टैंडर्ड टाइप्स, ठीक है। एक होता है एसिंक्रोनस, एक होता है सिंक्रोनस काउंटर्स, ठीक है। अब एसिंक्रोनस काउंटर्स को हम बोलते हैं रिपल काउंटर। मींस अगर आपको कहीं पे रिपल काउंटर आ रहा है या फिर कहीं पे आपको एसिंक्रोनस काउंटर आ रहा है, तो वो दोनों सेम चीज है, ठीक है। एक होता है हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर्स। अब एक एक करके देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो लाइन है वो हमने बेसिकली उनका जो मेन डिफरेंस है वो लिखा हुआ है, मैं एसिंक्रोनस में रीड कर रही हूँ। सबसे पहले, क्लॉक सिग्नल इज गिवन टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड इट्स आउटपुट एक्ट्स एज अ क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। वो कह रहे हैं कि जो क्लॉक सिग्नल है ना, आपने अपने पहले फ्लिप फ्लॉप को दिया, और जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो सेकंड वाले के लिए क्लॉक बन गया। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये देखो क्लॉक सिग्नल था, मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। दोनों जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फर्स्ट वाले को जो क्लॉक दी है, ठीक है, ये हमने दे दी, और जो उसका आउटपुट है क्यू बी, उसका वो आउटपुट क्या बन गई, नेक्स्ट वाले के लिए क्लॉक, ठीक है। वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन गई। तो ये होता है हमारा एसिंक्रोनस में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको उसी के कंपैरिजन में सिंक्रोनस का बता देती हूँ। सिंक्रोनस में क्या है, क्लॉक पल्स इज प्रोवाइडेड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स एक ही टाइम पे, दैट इज दे ट्रिगर्ड एट द सेम टाइम। उन सब में एक ही टाइम पे ट्रिगरिंग हो रही है। ये देखो, ये डायग्राम में 2 फ्लिप फ्लॉप है, ये 1 और 2, और दोनों को ना एक ही टाइम पे क्लॉक लगी हुई है। ये देखो, ये वाली जो क्लॉक है ये इसको लगी हुई है, यहीं से वो क्लॉक इधर भी कनेक्टेड है, ठीक है। इसका ना एक और वे है डायग्राम का, अगर आपको कंफ्यूजन हो, मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक डायग्राम ना स्टूडेंट्स ऐसे भी आता है एग्जाम्स में, तो अगर आप बिगिनर हो आपको घबराना नहीं है, वो ऐसे भी क्लॉक आपको लगा के दिखा सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे बता सकते हैं कि ऐसे क्लॉक लगी हुई है, ठीक है। तो चीज तो सेम ही है कि उन्होंने दोनों में एक ही क्लॉक लगाई हुई है, मतलब दोनों को एक ही टाइम पे ट्रिगरिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें वेट नहीं करना पड़ रहा, पहले फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को वेट नहीं करना पड़ रहा कि पहले उसका काम खत्म होएगा फिर फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की टर्न आए, मतलब फ्लिप फ्लॉप 1 का काम खत्म होएगा तो फ्लिप फ्लॉप 2 की टर्न आएगी, ऐसा नहीं है। दोनों अपना साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या है,
ऑल फ्लिप फ्लॉप्स डिपेंड ऑन द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। बिल्कुल, अभी अगर फर्स्ट वाले का नहीं टास्क कंप्लीट होगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा, तो सेकंड वाला तो काम ही नहीं कर पाएगा। और इसमें आगे और भी हो सकते हैं, कास्केडिंग हो सकती है। ठीक है, तो हर फ्लिप फ्लॉप अपने पिछले पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल, अब यहाँ पे नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फ्लिप फ्लॉप, ये सबसे इसकी अच्छी बात है। सारे फ्लिप फ्लॉप्स ना इंडिपेंडेंट है, चाहे आप यहाँ पे और भी बहुत सारे भी लगा दो ना क्लॉक पल्स, तो आपको उनको एक ही बार देनी पड़ेगी, काम सारे तभी कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप आपके वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ आएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि आपको आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको डिजाइन करने आ जाएंगे, तो आपको उसके बेसिक्स पता होना चाहिए, फिर आपको डायग्राम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं डिजाइन अ 3-bit रिपल अप काउंटर, मैं आपको बताती हूँ आगे अप डाउन का भी क्या है, या फिर डिजाइन अ 4-bit सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, वो ये स्टेट्स पे जाता है, वो आपको सब बताऊंगी मैं आगे जाके, पर आपको बेसिक्स बहुत जरूरी है पता होने, तो आप आराम से सारे डिफरेंसेस को समझिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये मैंने और कुछ इनके डिफरेंस लिखे हैं, ये बहुत सिंपल वाला डिफरेंस है। देखो, एसिंक्रोनस है तो कॉस्ट उसने लिखा है लो। अब कॉस्ट लो क्यों है? क्योंकि अब देखो, आपने क्लॉक का आपका एक तरह से कह रहे हैं ना, जो क्लॉक है वो आपको एक ही पे देनी पड़ रही है, तो थोड़ा स्लो है आपका, उससे कॉस्ट आपकी कम हो रही है। ठीक है, आपकी वायरिंग भी अगर आप बड़े लेवल पे देखो तो आपके सर्किट्स में आपकी वायरिंग भी रिड्यूस होगी। ठीक है, उसमें है कॉस्ट हाई है। ठीक है, एक तो इतनी ज्यादा क्लॉक पल्स आपको देनी पड़ रही है। देखो, अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप ज्यादा हो गए तो क्लॉक का जो अमाउंट है रिक्वायर्ड वो भी तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। फिर सर्किट इज सिंपल, इसमें थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लेक्स है। फ्रीक्वेंसी इज लो, फ्रीक्वेंसी लो है क्योंकि अब एक एक करके टर्न आ रही है, तो उसमें हमने बोला फ्रीक्वेंसी लो है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मच हाई, किसकी फ्रीक्वेंसी? बेसिकली आउटपुट की। और यहाँ पे तो तेज तेज आ जाएगा ना, क्योंकि सबने अपना काम एक एक साथ करें, आउटपुट तो सबके ही आ रहे हैं। ठीक है, दिस वन इज स्लो एज कम्पेयर्ड एंड दिस इज फास्ट एज कम्पेयर्ड। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लो क्यों है? क्योंकि वो वेट कर रहा है, वो सेकंड नंबर वाला फ्लिप फ्लॉप, या फिर आप कह लो एन फ्लिप फ्लॉप n-1 वाले की वेट कर रहा है। बिल्कुल, और वो n-1 हो सकता है n-2 वाले की वेट कर रहा हो, तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि एक सीरीज में चीजें वेट हो रही है, कि एक दूसरे का वेट किया जा रहा है। और ये वाला फास्ट है, बिल्कुल ये फास्ट है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट काम हो रहा है। अब एसिंक्रोनस में आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, अप काउंटर जिसको हम फॉरवर्ड काउंटर बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलोगे एसिंक्रोनस अप काउंटर या फिर रिपल अप काउंटर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एसिंक्रोनस फॉरवर्ड काउंटर या एसिंक्रोनस रिवर्स काउंटर। ठीक है, तो आपको ये सारे नेम्स और कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए, आप अपनी नोट्स में एक बार लिख लीजिए, क्योंकि रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर, ये तो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं आपसे नेम्स। जहाँ पे रिपल लिखा है वहां पे उसको एसिंक्रोनस भी लिख सकते हो, बात तो सेम है। और अगर आपसे कोई फॉरवर्ड या रिवर्स वाला है तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट करिए। और इधर हमारे सिंक्रोनस के तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फर्दर टाइप्स नहीं है। ठीक है, अब बात आती है अप डाउन वाला, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्ट लिखा हुआ है, तो ये रेड है तो हम कलर चेंज करते हैं, लेट्स टेक इट टू ब्लू। सबसे पहले देखो अप काउंटर बेसिकली स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। अप काउंटिंग मींस फॉरवर्ड जाना है, जो स्टेट्स है ना हमने एक एक करके इंक्रीज करनी है। मींस अगर आप एक पहले आपका जो फ्लिप फ्लॉप है, आपका जो काउंटर वो 0 स्टेट पे था, उसके बाद वो 1 पे गया, उसके बाद वो 2 पे गया, उसके बाद वो 3 पे गया, उसके बाद वो 4 पे गया, 4 से आगे वो 5 6 पे जितनी अवेलेबल है उस पर जाएगा, मतलब वो उसकी स्टेट सिर्फ ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। ठीक है, वो ये नहीं है कि वो 4 के बाद बीच में 2 पे नहीं जा सकता या 4 के बाद बीच में 1 पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो चीज है फॉरवर्ड या फिर अप काउंटर है, तो जो अप वाला काउंटर है ना, ये वाला, वो सीधा आगे ही जाएगा, वो बढ़ता जाएगा उसकी स्टेट्स। ठीक है, तो देखो 0 1 2 बढ़ रहे हैं ना, उसके बाद वो यहाँ पे रिवर्स आना, उसको वापस आना जरूरी होता है, तो वो हमने वहां पे मतलब जो भी उसकी मैक्सिमम स्टेज थी वहां से वापस 0 पे आ गया। ठीक है, अब डाउन काउंटर क्या है? अगर मैं डाउन काउंटर की बात करूं तो डाउन काउंटर उल्टा है, वो डिक्रीजिंग है। ये देखो, पहले 5 4 3 2 1 एंड देन 0। ठीक है, अब 0 से वो फिर से 5 पे जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल चलता रहता है, ये साइकिल है, ये चलता रहेगा, इसी से आपका काउंटर हमेशा काउंट करता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो मेन लॉजिक आपको यही दिमाग में रखना है कि जो अप काउंटर है ना, उसमें जो आपकी स्टेट्स हैं वो आपको इंक्रीज करनी है। ठीक है, और डाउन काउंटर में आपको डिक्रीज करनी है, और आप इसमें कोई भी गैप नहीं बना सकते, यू हैव टू मेक श्योर। ठीक है, ये आपका सीरीज में ही चलेगा। अब इधर जो हमारा सिंक्रोनस वाला है उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो, पहले वो है 0 पे, फिर वो है 4 पे, फिर 2 पे, फिर 6 पे, फिर 3 पे। इसमें तो बहुत रैंडम सी स्टेट्स है, इसमें तो बहुत सारी स्टेट्स है भी नहीं। इसमें देखो 0 है, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, इसमें तो ये वाली स्टेट्स ही नहीं है।
और हमने इसमें लिखा है वी कैन क्रिएट गैप्स या फिर जंप्स। बिल्कुल हम यहाँ पे कर सकते हैं। मींस जो आपका एसिंक्रोनस है उसने तो एक सीरीज में ही जाना है, या फिर वो अप सीरीज में जाएगा या फॉरवर्ड सीरीज में या फिर वो रिवर्स। पर ये जो आपका सिंक्रोनस वाला ना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट्स आपको रिक्वायर्ड है ना, उस पर आप ऐसे की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें इसको 0 से, अगर आप इधर होते तो आपको 0 से पहले 2 जाना पड़ता है ना, फिर आप 3 पे जाते, पर देखो बीच में इवन गैप्स नहीं आ रहे, कहीं पे 2 है कहीं पे 1 है, पर ये चल सकता है हमारे सिंक्रोनस वाले में। ठीक है, तो सिंक्रोनस में हम अपने अकॉर्डिंग उसके कॉम्बिनेशंस को प्लान कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यही उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अब कई बार स्टूडेंट्स आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें डायरेक्ट लिखा नहीं होएगा कि सिंक्रोनस बनाना है या असिंक्रोनस, तो वो आपको ये स्टेट्स का ही ऐसे दे देंगे कि मतलब ऐसे का ना आपको बना के दे देंगे 0 से 4 या फिर 0 से 1 से 2। तो उसको ही देख के आपको पहचानना है कि ये सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है। और अगर ये असिंक्रोनस है तो उसमें कौन सा सब टाइप है, अप है या डाउन है। आगे जाके आप एक टाइप भी पढ़ सकते हैं, अप डाउन, जिसमें दोनों ही होते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, हम उसको भी देखेंगे। पर आपको मेन लॉजिक समझ आ गया होगा कि वो आपको यही चीज लिखी हुई देंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग खुद से बनाना है आगे कि ये सिंक्रोनस है असिंक्रोनस, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अपने ध्यान से करना है। ठीक है, तो अब हमने डिफरेंस तो देख लिया, अब हम आगे ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हमारे काउंटर्स के बारे में, जो कि हमें आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, सबसे पहले है अप काउंटर। कलर चेंज करते हैं। अब काउंटर हमने भी पढ़ा, उसकी स्टेट ग्रेजुअली हो रही है इंक्रीज 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरा है लाइक 4 बिट का है, वो मैं आपको बाद में बिट्स का बताऊंगी, चलो बिट्स का भी छोड़ो, अभी हम स्टेट्स की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट्स हैं, तो मेरा अप काउंटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 8 स्टेट्स है तो वो 7 तक मैक्सिमम जाएगा, यानी कि 8-1 और 0, तो वो 0 से लेके 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अप काउंटर वहां पे जाएगा। और डाउन काउंटर कहाँ पे जाएगा, डाउन काउंटर 7 से लेके 0 पे जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही आपको करके देखना है। नंबर ऑफ स्टेट्स को आप 1 कम करके कर सकते हो, क्योंकि वो 0 से वो आपका जो काउंट है वो बैलेंस हो जाता है, आपको पता होगा अब इतना। अब एक ये चीज है अप डाउन काउंटर, जो मैंने आपको बताया, इसमें अप भी एक ही साथ होते थे, डाउन भी एक ही साथ हो जाता है, पर हम उसका आगे जाके ट्रूथ टेबल देखेंगे, आपको उससे क्लैरिटी हो जाएगी। पर आप ये समझ सकते हो अप वाला भी जो मैंने आपको इक्वेशन सी बताई थी वो यहाँ पे सेम है, और डाउन वाली भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया तो हो गया होगा अब हमारे काउंटर्स के बारे में। ठीक है, अभी तो पहले मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर्स बताती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात सिर्फ काउंटर की नहीं, फ्लिप फ्लॉप्स की, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की, अभी तक आपने जो भी पढ़ा ना उसके आपको एप्लीकेशंस एटलीस्ट 1 और 2 तो पता ही होनी चाहिए कि आपने ये चीज पढ़ी क्यों है। मैंने ट्राई करा है हर लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने अपने एग्जाम्स में उसको प्रेजेंट भी करना होता है, क्वेश्चंस भी प्रेजेंट करने होते हैं, लिखना होता है, तो एप्लीकेशंस और आपके जो ये वाइवा वगैरह होते हैं इसमें एप्लीकेशंस बहुत पूछी जाती है। प्लस कई बार क्या होता है, कुछ ना ऐसे क्वेश्चन वो घुमा के दे देते हैं कि यू हैव टू ड्रॉ दैट सीक्वेंशियल सर्किट विच इज यूज्ड देयर, लाइक उसका यूज आपको दे देते हैं, पर आपको यूज जब पता ही नहीं होगा आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको हर एक के एप्लीकेशंस पे एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ये वाला सीक्वेंशियल सर्किट या ये वाला कॉम्बिनेशन सर्किट यहाँ पे लगता है और ये यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये हमने डीमक्स, मक्स, इनकोडर, डिकोडर, उनमें भी मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, अब हम पहले तो अभी काउंटर्स की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। डिजिटल वॉचेस में यूज होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में यूज होता है, टाइम डिलेज क्रिएशन में बहुत यूज होता है ये, टू जनरेट पल्स ट्रेन्स। ठीक है, ये मैंने 4 लिखे हैं, अगर आपको कोई और इजी भी मिलता है इंटरनेट से आप वो भी कवर कर सकते हैं, और हो सके तो आप इन 2 के बारे में 2 लाइनें भी कर लो, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई 12 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है काउंटर पे, थोड़ा सा पहले आप काउंटर के बारे में बता के उसकी कुछ एप्लीकेशंस लिख देना, फिर जो भी आपसे पूछा होगा कोई भी एक टाइप का काउंटर वो आप बता देना। ठीक है, ये आपको स्कोरिंग में बहुत हेल्प करेगा। अब हम ना एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको कुछ करवाने वाली हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिससे आपको पता चलेगा कि असली में ना फ्लिप फ्लॉप लेने कितने हैं काउंटर को बनाने में। मैंने यहाँ पे लिखा है n बिट काउंटर के लिए आपको n फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। देख लेते हैं जरा। आपको स्टूडेंट सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यूजुअली ना 2, 3 और 4 इतनी बिट से ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। इससे बड़े बड़े आ सकते हैं, पर आप अभी के लिए जो आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है आप इन्हीं की करिए। ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर के मैप वगैरह भी बनाने पड़ते हैं ना, तो इतने ठीक होते हैं। अब एक चीज है, हम पहले देखते हैं 2 बिट वाले के लिए।
2 बिट काउंटर, मतलब 2 बिट हमारा, अगर हमने कोई भी काउंटर बनाना है 2 बिट, तो हमें फ्लिप फ्लॉप कितने लगाने हैं। अब आप बोलोगे मैम फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई थी, काउंटर्स है कुछ नहीं है, फ्लिप फ्लॉप्स को हमने अरेंज कर रखा है, ग्रुप कर रखा है। तो अब 2 बिट का है तो काउंटर कितने लगाऊं, मतलब फ्लिप फ्लॉप कितने लगाऊं, मुझे कैसे पता। तो उसके लिए फॉर्मूला, जितने बिट का है ना उतने आपको फ्लिप फ्लॉप लगाना है। तो यहाँ पे 2 बिट का है तो फ्लिप फ्लॉप आएंगे 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी विल हैव 2 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, 2 फ्लिप फ्लॉप आ गए। स्टेट्स कितनी आएंगी, 2 रेज़ टू पावर n। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो स्टेट्स हैं वो हो जाएंगी 2 रेज़ टू पावर n, विच इज 2 रेज़ टू पावर 2, विच इज 4। तो 4 स्टेट्स आएंगी। ठीक है, 4 स्टेट्स आ जाएंगी। अब आप बोलोगे पता किस चलेगा, या मतलब कैसे हम 4 स्टेट्स को बताएंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ। एक बार हम इसका आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं, डिवाइड्स इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय 2 रेज़ टू पावर n। ये आपको आगे जाके हम चीज समझाएंगे, पर अभी के लिए आप ये देखो कि मैंने बोला 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे और 4 स्टेट्स हैं। अब आप बोलोगे 2 फ्लिप फ्लॉप क्यों लगा रहे हैं, मतलब 4 स्टेट्स में कहाँ पे काम आ रहा है। मैं आपको एक उसका सिंपल सा आइडिया दे रही हूँ, आप उससे समझ आ जाएगा आपको। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है जब हमारे पास 2 बिट्स होती है ना, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो हमारे पास ये हो गया, एक तरह से आप इसको समझ लो 4 स्टेट्स। जब हमारे फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट 0 0 पे, दोनों इनपुट एक 0 एक 1 है, एक 1 एक 0, एक 1 एक 1 है, तो ये हमारे पास 4 केसेस बन गए, 4 स्टेट्स बन गई। अब इस 4 स्टेट्स में अलग अलग बार में आपका फ्लिप फ्लॉप, मतलब देखो एक फ्लिप फ्लॉप एक टाइम पे 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर करता है, तो आपने अपने काउंटर में 2 बिट स्टोर करानी है, 0 एंड 1। तो उसके लिए कितने आपको फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप एक टाइम पे 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर करता है, तो काउंटर में हमने अगर 2 लगाए तो हमारे पास कितना डेटा स्टोर होएगा, 2 बिट का। हमें 2 बिट का ही तो चाहिए, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम स्टेट है वो है 4 की, मतलब 1 और 1 बाइनरी में आपका 3 बनता है ना, मतलब देखो बाइनरी में आपका 3 बनता है ना। तो इससे अगर आप 4 पे जाओगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1000। उसके लिए आपको ये 2 बिट नहीं काम आएगा, उसके लिए आपको 3 बिट काम आएगा। ठीक है, तो हम आगे जाके देखेंगे। कई बार क्या होता है अनक्लियर, आपको मतलब उतना नहीं समझ आता कि कौन सी स्टेट लेनी है, तो उसके लिए आप ये मॉड वाला भी फॉर्मूला लगा के आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको जैसे मैंने ये 2 बिट का बताया, ऐसे ही आप 3 बिट का इमेजिन कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ 3 बिट का भी। देखो 3 बिट में क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 स्टेट्स आएंगी। तो अभी तक हम इतने सारे कॉम्बिनेशन सर्किट में जो इतने बड़े बड़े हमने वो बनाए ना ट्रुथ टेबल, वही वाले बनेंगे, और मतलब उतनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। तो 0 से लेकर 7 तक आ जाएगा उसमें, और उसके बाद अगर 4 बिट में जाओगे तो वहां पे 15 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अब मैं आपको कुछ एक नई चीज के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस वीडियो में, विच इज मॉड एन काउंटर। ठीक है, तो मॉड्यूलस, या इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो एन काउंटर, यहाँ मॉड्यूलो ओ है यहाँ पे, तो मॉड्यूलो एन काउंटर हम इसको बोलते हैं। हियर द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड इन द काउंटर्स आर डिसाइडेड बाय, बिल्कुल यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। ये देखो ये फॉर्मूला है, 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, स्मॉल एन माइनस 1 कैपिटल एन 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ऐसा हमारा उसने फॉर्मूला दिया। उसने बोला है कि बीच में है नंबर ऑफ स्टेजेस। अब और जो छोटा n है वो आपका है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये आपके ना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और ये आपका है नंबर ऑफ स्टेजेस। अब करना क्या है, कई बार स्टूडेंट्स आपको आएगा मॉड 5 बनाओ, मॉड 10 बनाओ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कितनी स्टेजेस लगानी, क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको मैं एक चीज बता दूं, जो मॉड वाला होता है ना, जिसमें जितना उसका नंबर होता है ना, जितनी मॉड 5 या मॉड n, तो वो जो कैपिटल n होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं। अगर मैं बात करूँ मॉड 5 की, तो उसमें हम बोलेंगे 5 स्टेजेस आर देयर। ठीक है, मॉड 3 बोलेंगे तो उसमें हम बोलेंगे 3 स्टेजेस आर देयर। मॉड 10 बोलेंगे तो उसमें 10 स्टेजेस है। तो आपका ये जो बीच वाली चीज है ये तो आपकी क्लियर हो गई। अब फ्लिप फ्लॉप कितने लगाने हैं वो आप यहाँ से बनाओगे कॉम्बिनेशन करके। ठीक है, तो जो मॉड है ना वो आपको डायरेक्ट तो बता रहे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, वो जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है वो आपको इस कॉम्बिनेशन से बनाने हैं। हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले लेट्स ट्राई फॉर मॉड 10। ठीक है, मॉड 10, तो अगर मैं बीच में 10 लिखूं और मैं 2 की कौन सी यहाँ पे पावर्स लिखूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ स्टूडेंट्स क्लीन, थोड़ा मैसी हो रहा है हमारा ये वर्क एरिया। हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम 10 को देख लेते हैं। 10 है ना, 2 में कौन सी पावर लगानी है, सोचो। आई थिंक जो एक होती है हमारी वैल्यू होती है यहाँ पे 8 आ जाएगी, 8 से बड़ा, और 8 के बाद कौन सा आता है 16, है ना। देखो 8 से बड़ा और 16 से छोटा, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 से बड़ा और 2 रेज़ टू पावर 4 से छोटा। तो ये हो गया हमारा n और ये हो गया हमारा n-1, है ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये वाले आपकी n की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पे आपको समझ आ गया मॉड 10 में हमारे पास n की वैल्यू क्या है 4 है। सिमिलरली अगर मैं आपको अब यहाँ पे इसी वैल्यू को हम कर लें 5 लेके देख लेते हैं 5 में क्या वैल्यू आती है, और आप अपने होमवर्क में भी ना एक दो करके देखना, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। 5 है, 5 कहाँ पे आएगा, आई थिंक 2⁻² एंड 2⁻³ के बीच में आएगा, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ठीक है, 3 फ्लिप फ्लॉप इसमें हमारे लगेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हर बार ना वो पावर्स आपकी मैच नहीं करती, तो आपको ये मॉड वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है विच इज मॉड 3 का, ये देख लेते हैं। मैंने बोला है 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप बनाना है, ठीक है, 1 मिनट। ये देखो उसने बोला है कि 3 बिट का ना मॉड 8 बनाओ, या फिर आपको सिंपल भी मॉड 8 बोल सकते हैं, नहीं बताते वो 3 बिट का, वो अंडरस्टूड है। देखो क्योंकि मॉड 8 है, अब अगर उसमें मॉड 8 है, आप ना एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो, उसने लिखा है मॉड 8, मॉड 8 मतलब 8 आर द नंबर ऑफ स्टेट्स इन दैट। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हुए, 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे ना। यहाँ पे इक्वल टू भी आता है स्टूडेंट्स, आई होप, आई एम सॉरी, इक्वल टू भी आता है। ठीक है, तो इक्वल टू आया। अब वो जो इक्वल टू आया उसके अकॉर्डिंग आप एक चीज समझ सकते हो कि यहाँ पे ना 3 फ्लिप फ्लॉप लग रहे हैं, तो वो जो 3 फ्लिप फ्लॉप है, अब वो 3 फ्लिप फ्लॉप में से हर फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट की वैल्यू स्टोर करता है, 1 बिट की, तो 3 फ्लिप फ्लॉप कितनी स्टोर करेंगे, 3 बिट्स की टोटल, तो 3 बिट का आपका ऐसे मॉड 8 बनता है। तो आपको आई होप थोड़ी सी चीजें आप इंटरलिंक करनी सीख गए होगे कि कैसे हम चीजों को कर रहे हैं, इससे आपको काफी क्लैरिटी होगी। एक मैंने यहाँ पे मॉड 9 का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे ना एक्चुअली हमने एरोज, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मतलब जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे एरोस की गलती है, जो हमारे वो हैं ये ऐसे आने थे। यस, अब आप इसको ऐसे समझ लो कि जो हमारा 16 है ना, ये हमारा बड़ा है किससे, 9 से, और 9 किससे बड़ा है, 8 से। तो ये वाले जो बड़े वाले की 2 की पावर आती है, हमने वो काउंट करनी, विच इज n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने लगेंगे, 4, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स कितने लगेंगे ये सही पता होना बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। ठीक है, तो आज के लेक्चर मैंने आपको अच्छे से इस चीज से क्लियर कर दिया कि आपके कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ना एक दो छोटी छोटी बातें मैंने और लिखी हुई हैं, तो देख लेते हैं। पहला है सिंक्रोनस काउंटर। मैं आपको एक एग्जांपल देके आई थी, मैंने लिखा था कि ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली, बिल्कुल। तो आपको अगर भी ऐसे का डायग्राम आ रहा है तो आप आराम से उसको समझ सकते हो कि ऐसे है। उसमें देखो कई बार क्या होता है, आपको डायग्राम देख के भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, तो आपको डायग्राम देख के भी पहचानना आना चाहिए कि क्लॉक्स कैसे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे सारी क्लॉक्स एक ही क्लॉक सब में लगी हुई है, तो ये कौन सा है, सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, अब इसकी कास्केडिंग अगर हम करके देखें, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया थोड़ी सी कास्केडिंग का, तो हमने कास्केडिंग करके दिखाई है एसिंक्रोनस यानी कि रिपल काउंटर की। कैसे करिए वो दिखा देती हूँ। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम मॉड वाले, जो भी हमने मॉड की बात करी ना, अगर हम 2-3 काउंटर्स को मॉड वाले को इकट्ठे लगा देंगे ना, तो जो उसका आउटपुट आता है ना, उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मॉड 10 और मॉड 6 कितना हो गया, मॉड 60 काउंटर। मीन्स अगर आप मॉड 10 काउंटर को कास्केडिंग में लगा रहे हो मॉड 6 काउंटर से, तो आउटपुट जो मतलब आउटपुट आएगा ना, वो आपको मॉड 60 काउंटर का मिलेगा। मीन्स इधर आपके पास एक है मॉड 10, इधर आपके पास एक मॉड 6 है यहाँ पे बेसिकली। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे इकट्ठा लगा दूं, तो जो इसका स्टैंडर्ड हमें जो आउटपुट ओवरऑल दिखेगा, वो हमें मॉड 60 वाला दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये दिस सेम गोज हियर ऑल्सो, जो हमारा सेकंड वाला है 8 और 3 6 और 4 वाला है बेसिकली। 4 को लगा दो, 6 को लगा दो, मतलब जो भी आप लगा रहे हो ना, आप ऐसे समझ लो मॉड x इंटू मॉड y। जब आप दो मॉड को इकट्ठे लगा रहे हो, तो वो एक्स वाई वाला मॉड आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है आपको, आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस में इस चीज का काफी यूज आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने काउंटर्स को अच्छे से कवर कर लिया, बेसिक्स कवर करे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम काउंटर्स की डिजाइनिंग देखेंगे। हम बहुत 3-4 तरह के हम काउंटर्स बनाने में आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ईजी है स्टूडेंट्स, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, बेसिक्स में। बनाने में मुश्किल नहीं आएगी, जब बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे ना, तो बनेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ आया होगा। एंड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय।